सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास 11th। और अगर आप चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू चेक प्लेलिस्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11th का। और इकोनॉमिक्स में हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर चल रहा था विच इज़ बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। और इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स जो अलग अलग दौर के गुजरे हैं उनका इकोनॉमी को लेकर क्या कंसेप्ट या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आज जो है पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक की जो स्टडी है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है और उसमें क्या क्या कंसेप्ट जो है आते हैं। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है विच इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब 1933 में सर रैगनार फ्रिस्ट ने जो है ही कॉइंड द टर्म, यानी इन्होंने जो है इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन कराया था। तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है, माइक्रो ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है। और माइक्रोज का मतलब होता है मिलियंथ पार्ट, यानी कि एकदम छोटा किसी चीज़ का जो है मिलियनवा हिस्सा, यानी एकदम छोटा सा पार्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक के एक एक छोटी छोटी चीज़ को पढ़ा जाता है एकदम बारीकी से। और जो मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमी में जो है सारी चीज़ें जो है बड़ी पढ़ी जाती है, यानी कि पूरा प्रॉफिट पढ़ा जाता है, पूरा लॉस पढ़ा जाता है, फुल इन्वेस्टमेंट्स पढ़े जाते हैं। और माइक्रो में छोटी छोटी, यानी एक सिंगल इन्वेस्टमेंट कितना है, एक सिंगल कंपनी कितना कर रही है, उसका क्या जो चीज़ें यानी उसकी जो पढ़ाई है वो चीज़ें माइक्रो में पढ़ी जाती है। तो यही चीज़ जो है इसका बेसिक डिफरेंस है और ये चीज़ आप इसके नाम से ही याद रख सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो इसमें जो है इकोनॉमिक के छोटे छोटे हिस्सों को पढ़ा जाता है। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, इसमें जो है इकोनॉमिक एज अ होल, यानी इकोनॉमिक एक पूरा बड़ा जैसे नेशनल जो है समझ के पढ़ा जाता है। एक एक छोटी छोटी चीज़ नहीं देखी जाती है, सब मिलाकर पढ़ा जाता है। अब जो है इसमें पहले जो आपको दिया है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया है। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री एट्सेट्रा। यानी क्योंकि माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है तो इसमें एक एक चीज़ को छोटा छोटा पढ़ा जाता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक में एक एक इंडिविजुअल को पढ़ा जाता है, यानी इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल वर्कर, इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री। यानी एक सिंगल इंडस्ट्री का क्या जो है रेशियो रहा है, क्या उसका इन्वेस्टमेंट रहा है, क्या उसका प्रॉफिट रहा है, क्या लॉस है, कितना वो डिमांड है, कितनी वहाँ सप्लाई होती है, सारी चीज़ें जो है एक एक इंडिविजुअल की पढ़ी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक में। Kenneth Boulding's definition of microeconomic is the study of particular firm, particular household, individual prices, wages, income, individual industries और particular commodities। पर्टिकुलर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक कहा जाए आपको इंडिविजुअल याद रखना है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक में एक एक इंडिविजुअल को पढ़ा जाता है, एक एक जो है सिंगल पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ी जाती है। यानी कोई एक फर्म है या कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है किसी चीज़ की तो उसको पढ़ा जाएगा, वहाँ क्या डिमांड है, वहाँ क्या सप्लाई है, वहाँ किस चीज़ की ज़्यादा मांग है और वहाँ के जो सप्लायर्स है वो कैसे है, वहाँ के कंज्यूमर्स कैसे हैं, वहाँ पर प्रॉफिट कितना है, वहाँ का लॉस कितना है, वो चीज़ जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना उसका खर्चा आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक में। अब यहाँ पर दिया है बेसिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, यानी आपको कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक है और ये चीज़ें इकोनॉमिक का बेस है। यानी ये सारे जो कंसेप्ट है आपने बहुत जगह यहाँ वहाँ न्यूज़ में, पेपर्स में सुना होगा, पढ़ा होगा और यही सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक के बेस में आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है और यही सारी चीज़ें सिंगल आपको फिर 12th में पढ़नी होगी। सो यहाँ पर जो है कंसेप्ट दिए जैसे वांट्स है, गुड्स एंड सर्विस, यूटिलिटी, वैल्यू, वेल्थ, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये चीज़ें जो है ये 8 चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती है। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है वांट्स।
वांट जो है इन इंग्लिश यानी इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रिफर्ड एज अ नीड। किसी भी चीज़ की ख्वाहिश को, किसी भी चीज़ की चाह को हम जो है वांट कहते हैं। हम मतलब आई वांट दिस यानी मुझे ये चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ चाहते हैं हम, उसकी ख्वाहिश करते हैं, तो वो जो है नॉर्मली वांट होती है। अब इकोनॉमिक में वांट क्या होती है? वांट डिनोट अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि हम किसी चीज़ से पूरी तरह मुतमईन हो गए, यानी अब हम जो है उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, हमें उसकी और ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी हम जो है जब किसी चीज़ से मुतमईन नहीं होते हैं तब जो है हम उसकी और ख्वाहिश करते हैं। तो इन इकोनॉमिक वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। और यही जो फीलिंग है, यानी हम जो है किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तभी हम उसकी और ख्वाहिश करते हैं। तो यही जो किसी चीज़ से सेटिस्फाइड ना होने वाली जो ये फीलिंग है ना, यही जो है वांट को जो है बढ़ावा देती है या जो है किसी चीज़ की ख्वाहिश करने पर मजबूर करती है। ना ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक रीज़न। जो ह्यूमन वांट्स है उसके बढ़ने की दो वजह है। एक, डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। लोग जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं, उस वजह से वो जो है उनकी ख्वाहिशें बढ़ रही है, उनकी चाह बढ़ रही है। और राइज इन पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है उसी तरीके से लोगों की वांट्स बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है और उनकी जो है बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, बेसिक जो वांट्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये दो वजह है ह्यूमन वांट्स के जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने की। एक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, और दूसरा क्योंकि राइज ऑफ पॉपुलेशन है इस वजह से। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। वांट्स की क्या क्या खूबी है या क्या क्या जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो है इसके सिर्फ साइड हेडिंग्स याद रखने हैं और इसमें एग्जांपल आप खुद से डाल सकते हैं, क्योंकि वांट जो है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, ख्वाहिश आपको किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप अपने से ऐड कर सकते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड। इसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि इंसान की ख्वाहिशात जो है उस पर कोई भी रोक टोक नहीं, मतलब कोई भी जो है हद नहीं है उसकी एक चीज़ पूरी होती है तो दूसरे की मांग आ जाती है, दूसरी चीज़ पूरी होती है तो तीसरे की मांग, तीसरा तो चौथा। इस तरीके से जो है आखिरी सांस तक ख्वाहिशात का सिलसिला बंधा ही रहता है। सो वांट्स आर अनलिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अपनी लाइफ को लीजिए, आपने कोई एक चीज़ की ख्वाहिश की, वो चीज़ आपको मिल गई, फिर जो है जैसे आपको मिलती है आप थोड़ी देर उसके साथ रहते हैं, फिर आपको कोई दूसरी चीज़ चाहिए होती है, फिर जो है आप उसके साथ रहते हैं या वो चीज़ से आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर आपको कोई तीसरी चीज़ चाहिए होती है। तो वांट्स जो है, ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। वो जो है जब तक ह्यूमन जिंदा है उसकी वांट्स जो है वो चलती ही रहेगी। नाउ वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग यानी रिपीट होना इन नेचर। तो वांट्स जो है रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, खाना है, फूड। अब इंसान को जो है दिन में 3 से 4 बार खाने की ज़रूरत होती है, यानी वो 3 से 4 बार खाने की ख्वाहिश करता है। वांट जो है एक छोटी से छोटी चीज़ और एक बड़ी से बड़ी ख्वाहिश, सब कुछ जो है वांट में आती है। तो जो है रिकरिंग इन नेचर की एग्जांपल सबसे बेस्ट आप देख सकते हैं खाने की, पानी की, कपड़े की। ये चीज़ें जो है हमको रोज़ रोज़ चाहिए होती है और जो है दिन में 3-4 बार जो है खाना चाहिए होता है। सो ये भी जो है इसकी एक एग्जांपल है कि वांट्स जो है वो रिपीट होती है, यानी किस चीज़ की हमको बार बार ज़रूरत पड़ती है। सो हम जो है उसकी बार बार जो है उसकी ख्वाहिश करते हैं। सो वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। वांट्स डिफर विथ एज। डिफर मीन्स डिफ्रेंशिएट, यानी कि अलग अलग होती है। इट डिफर्स विथ एज, यानी हर उम्र के हिसाब से वांट्स जो है वो बदलती रहती है। एज एन स्टूडेंट आपको जो है बुक्स चाहिए होगी, आपको जो है टॉयज़ चाहिए होंगे, आपको यूनिफॉर्म वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ व्हेन यू बिकम एन अडल्ट आपको जो है ऑफिस बैग लगेगा, आपको फाइल्स लगेगी, ऑफिस की सारी चीज़ें लगेगी। एंड आपकी जो ख्वाहिशात है या आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो जो है आपकी एज के साथ बदलेगी। एंड जब आप बूढ़े होंगे तो उस वक्त जो है आपकी चीज़ें जो है बिल्कुल अलग हो जाएगी। एंड उस वक्त जो है जो आपकी वांट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। उस एज में आप लोग खिलौने नहीं मांगेंगे, तो उस वजह से जो है कहा जाता है दैट वांट्स डिफर विथ एज, यानी हर एज के हिसाब से जो है वांट बदलती जाती है। नाउ वांट्स डिफर विथ जेंडर, यानी हर जेंडर के हिसाब से भी वांट्स बदलती है। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अगर जो है कोई लेडी है, कोई लड़की है, तो उसको जो है कपड़े अलग चाहिए होंगे, उसकी कपड़े की वांट्स अलग होगी। शी विल नीड द ज्वेलरीज, द मेकअप एंड ऑल। और जो मेंस है
उनकी वांट्स अलग होगी, उनके ड्रेसेस अलग होंगे, उनकी बाकी एक्सेसरीज अलग होगी. सो वांट डिफर विथ जेंडर. नाउ वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस. प्रेफरेंसेस यानी आप क्या चीज़ पहले चाहते हैं या आप किस चीज़ को चुनते हैं. नाउ इट कैन डिपेंड. सब जो है हर एक की हॉबीज़ अलग होती है, हर एक की हैबिट्स अलग होती है. यू नो एवरी पर्सन हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस, टेस्ट, हैबिट्स और कंफर्ट जो है सबका अलग अलग होता है. सो इस वजह से सबकी जो है वांट भी बदल सकती है. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक कॉफ़ी, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि सामने बैठे शख्स को भी कॉफ़ी पसंद हो. सो उसको नहीं पसंद है, इट्स डिफरेंट टेस्ट. उसका डिफरेंट टेस्ट है, मेरा डिफरेंट टेस्ट है, तो इस वजह से जो है हम दोनों की वांट अलग अलग होगी. इसी तरीके से किसी को बुक पढ़ना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है. तो जो वांट है वो लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से, उनकी आदत के हिसाब से, उनके जो भी जो है कंफर्ट्स है, जिनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, उसके बेस पर भी जो है वांट बदलती रहती है. नाउ वांट डिफर विथ सीजन. इस चीज़ की एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है एंड दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि बारिश में आपको छतरी की ज़रूरत होगी, ठंडी में आपको जो है ऊनी कपड़े चाहिए होंगे, नीड द स्वेटर एंड ऑल. और ठंडी जो गर्मी के मौसम में जो है आपको ऐसी कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. यू वांट द लाइट ड्रेसेस एंड वो सारी चीज़ें. तो वांट जो है ये सीज़न के हिसाब से भी बदलती रहती है. आपको जो है नवंबर दिसंबर के वक्त अगर कोई छतरी देगा तो यू डोंट वांट इट, क्योंकि उस वक्त आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना. नवंबर दिसंबर के वक्त जो है ठंडी के मौसम में आपको छतरी का कोई इस्तेमाल नहीं है. तो वांट डिफर विथ सीजन. नाउ वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर. अगर इंडिया की बात करें तो ये चीज़ बहुत अच्छे से प्रूव हो सकती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो है बहुत से कल्चर से मिलके बना है. अब जो है कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, जैसे कोई इंसान मुस्लिम है तो उसको जो है पटाखों की या दियों की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. कोई इंसान जो है अगर हिंदू है तो उसको क्रिसमस ट्री एंड ऑल, ही डोंट नीड दैट थिंग्स. तो वांट जो है वो अलग अलग कल्चर के हिसाब से भी बदलता रहता है. सो इन सारे पॉइंट से आप ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी ख्वाहिश ये जो है वांट के अंडर आती है, फिर चाहे वो आपका दिन भर का खाना पीना हो या आपकी कोई लग्जरी आइटम हो. वांट जो है अनलिमिटेड है, वो रिपीट होती है, वो एज, जेंडर, हैबिट, सीजन, कल्चर इनके हिसाब से बदलती भी रहती है. सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स वाला जो सेक्शन है उतना वो जो है आपको रिड्यूस पोर्शन में इस साल के लिए कट कर दिया गया. इस साल इन द सेंस 21 और 22 के लिए जो है ये चीज़ रिड्यूस कर दी गई है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गुड्स एंड सर्विसेज. ये चीज़ आपने बहुत जगह सुनी होगी. इवन GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो गुड्स एंड सर्विस होता क्या है, इसको जो है आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए. गुड मीन्स एनीथिंग विच इज़ फिजिकल, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता हो. और सर्विसेज यानी कि हम जो किसी को सर्विस पेश करते हैं वो. Now goods पहले देखते हैं. These are the popular terms of economic. Anything that satisfy human want in term as a good. It has material existence. For example, chalk used by a teacher or anything else. जैसे मैंने कहा कि हर छोटी से छोटी ख्वाहिश और हर बड़ी से बड़ी जो है ख्वाहिश जो है want होती है, उसी तरह गुड्स में जो है हर छोटी बड़ी चीज़ जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस हो वो जो है गुड्स के अंडर आती है. चाहे फिर वो खाने की चीज़ें हो, चौक, डस्टर, गाड़ी, टीवी, घर, सब कुछ जो है वो गुड्स में आता है जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस हो. अब सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज यानी हम जो है किसी को जब कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे टीचर जो है वो टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, डॉक्टर जो है वो आपको आपका इलाज करता है, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, लॉयर जो है आपको जस्टिस प्रोवाइड करता है या आपका जो केस लड़ता है, तो वो भी एक तरह की सर्विस होती है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. आप जो है टीचिंग को देख नहीं सकते हो, वो आप जो है फील करते हो या समझते हो, तो वो जो चीज़ें होती है वो सर्विस होती है. जैसे अगर आप फोटो देख रहे हो तो ये जो चौक एंड डस्टर है ये गुड्स एंड सर्विस, गुड्स में आता है, और जो टीचर है जो पढ़ा रही है वो सर्विस में आती है. बिल्कुल उसी तरीके से जो शख्स ये शॉपिंग करके आ रहा है तो इसके पास जितनी चीज़ें ये गुड्स होगी, लेकिन जो कैशियर है जो उसका बिल बनाएंगे वो जो है सर्विस में आएगा. तो ये जो है इन दोनों का बेसिक फ़र्क है. नाउ नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि 12th में काफ़ी चैप्टर्स यूटिलिटी पर बेस्ड है. यूटिलिटी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स.
या फिर इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों में से आपको जो इजी लगे वो आप रखें। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड द यूटिलिटी। यानी कोई भी एक जो है कमोडिटी यानी कि जो भी गुड्स या सर्विस होती है वो, तो एक किसी कमोडिटी की कैपेसिटी है ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है पानी है, तो पानी में उतनी कैपेसिटी है कि वो जो है मेरी प्यास बुझा सके। मेरे पास खाना है, उसमें उतनी कैपेसिटी है कि वो जो है मेरी भूख मिटा सके। तो ये जो कैपेसिटी है इसको यूटिलिटी कहा जाता है। यानी किसी भी चीज़ में इतनी पावर होना कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, इंसान की जो ख्वाहिशात है उसको मुकम्मल कर सके। फॉर एग्जाम्पल बिजली है। अब बिजली में जो बहुत सारी कैपेसिटी है, ये जो है बिजली अलग अलग हम लोग जो है उसके मल्टीपल यूजेस करते हैं। हम जो है उसको रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिजली जो है दूसरी चीज़ों को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में उतनी कैपेसिटी है कि वो मेरी अलग अलग वांट्स को जो है सेटिस्फाई कर सके। तब मैं कहूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ यूटिलिटी, यानी उसमें जो है उतनी काबिलियत है कि वो मेरी ख्वाहिशात को पूरी कर सके या पूरा कर सके। तो ये जो है होती है यूटिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू। अब वैल्यू के जो है दो कंसेप्ट है, एक है वैल्यू इन यूज़ और एक है वैल्यू इन एक्सचेंज। बहुत 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 ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बस ये है कि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखी है तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे या बहुत डरेंगे कि इतना ज़्यादा क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक पहली बार पढ़ रहे हैं उसमें इतना सारा दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, बस जो है थोड़ा लंबा खींच के डिस्क्राइब करके आपको दिया हुआ, इसलिए बड़ा दिखता है। Value in use refers to the worth of a commodity. In simple word, it is usefulness of a commodity, and no one has to pay the price for sunshine, but its immense worth for life can never be doubted. यानी कि वैल्यू इन यूज़ का मतलब होता है कि वो चीज़ कितनी इस्तेमाल में है, यानी उसके इस्तेमाल की कीमत लगाई जाती है, उसके इस्तेमाल की जो है अहमियत इसमें देखी जाती है। जैसे कि जो है सूरज की रोशनी है, हम सूरज की रोशनी का कोई पैसा नहीं भरते। वी डोंट हैव एनी बिल्स टू पे फॉर द सनशाइन की महीने महीने जो बिल आता है कि आपने इतनी रोशनी इस्तेमाल की आपको इतना भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको जो है कभी भी सूरज की रोशनी के लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है, लेकिन इसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा जो है रोल है। सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, कभी दिन होगा ही नहीं। यानी इसमें जो है वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है। सनशाइन हैज़ अ हाई वैल्यू इन यूज़, इसके लिए हम पे नहीं करते हैं, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है या इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक में ऐसी चीज़ों को फ्री गुड कहा जाता है, यानी ऐसी चीज़ें जिनके लिए हमको पे नहीं करना पड़ता है बट स्टिल इट वर्थ अ लॉट, यानी वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो दीज आर कॉल्ड द फ्री गुड। जैसे जो है सूरज की रोशनी हो गई, हवा हो गया, पानी हो गया। इवन दो वी पे द बिल्स, लाइक पानी का जो है बिल भरा जाता है, बट जो वाटर है वो भी जो है जो नेचुरल तरीके से जो हमको मिलता है उसके लिए हम कोई चीज़ पे नहीं करते। दे आर द कॉल्ड वैल्यू इन यूज़, फ्री गुड्स। अब आते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज पे। इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर कमोडिटी। इसके नाम पे गौर करिए, वैल्यू इन एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब अदल बदल करना, यानी अगर आपको कोई कमोडिटी मिल रही है, कोई गुड और सर्विस आपको दी जा रही है, तो उसके बदले आप भी उसे कुछ देंगे। अब यहाँ पर सिर्फ कुछ देंगे है, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है कि मनी है, बट आज के दौर में ये जो चीज़ है यानी जो अदल बदल होता है ये पैसे के तौर पर होता है। पहले के दौर में इट वाज अ बार्टर सिस्टम, यानी आपको कोई चीज़ दी जाती थी और उसके बदले में कोई चीज़ ली जाती थी। बट आज के दौर में जो है पैसे देकर जो चीज़ें ली जाती है दे आर कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज, यानी कि आप पैसे देंगे तब जो है सामने से आपको कोई गुड या सर्विस मिलेगी। A good which commands a price is termed as an economic good. For example, टीवी, कार या हर छोटी बड़ी चीज़ जिसके बदले आप पैसा देते हैं they are called the economic good. यानी कि जिन चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है, जिन चीज़ों को बेचा जाता है, जिन चीज़ों के बदले पैसे लिए जाते हैं, उनको जो है इकोनॉमिक गुड कहा जाता है। और फिर जो है उन्हें वैल्यू इन एक्सचेंज की एग्जांपल में आप ले सकते हैं। नाउ ये जो वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज है, इसका एक जो है बहुत फेमस एग्जांपल है, एक तरह का कंपैरिजन है। और आपको अगर कोई एग्जांपल दी जाए और पूछा जाए तो उसको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो है बहुत फेमस है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यूज, फॉर एग्जांपल वाटर
and some commodities have low value in use but high exchange value due to its scarcity. For example, diamond. यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ गुड्स या सर्विस ऐसी होती है जिसका पैसा कम होता है, यानी उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज कम है, जो उसके लिए पे करना है वो अमाउंट कम है, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़्यादा है, यानी उसकी वैल्यू इन यूज़ जो है वो ज़्यादा है। यानी आपका वाटर बिल अमाउंट कम है, फॉर एग्जांपल वाटर जो बिल आता है आपको मंथली या कई महीनों का मिलाकर, वो वैल्यू इन एक्सचेंज कम है, वो अमाउंट कम है, लेकिन वाटर का इस्तेमाल, उसकी अहमियत आपकी लाइफ में ज़्यादा है, यानी वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है। उसके अपोजिट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल कम होता है लेकिन उनका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि डायमंड या कोई भी लग्जरी आइटम जो होता है वो। तो डायमंड का जो है प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, यानी अगर उसके इस्तेमाल के बनिस्बत उसको कंपेयर करें तो उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा होती है और यूज़ कम होता है, वैल्यू इन यूज़ जो है उसका कम होता है। तो ये जो है एग्जाम्पल है। और अगर आपको पेपर में कभी भी कोई चीज़ दी जाए और उसकी वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज आपको मालूम करने के लिए कहा जाए तो आपको उसका प्राइस और उसका इस्तेमाल या उसकी अहमियत देखनी है डे टू डे लाइफ में और फिर जो है तय करना है। नाउ नेक्स्ट इज वेल्थ। वेल्थ रिफर्स टू एनीथिंग विच हैज़ अ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, यानी हर ऐसी चीज़ जिसको ख़रीदा बेचा जा सकता है उसे जो है हम वेल्थ कहेंगे। सिर्फ यही एक कंडीशन है ये वेल्थ के लिए। वेल्थ के लिए 4 चीज़ें जो है होनी ज़रूरी है, यानी यूटिलिटी, स्कार्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी। ये 4 चीज़ें किसी चीज़ में होगी तब जो है उसे हम वेल्थ कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ यूटिलिटी? मैंने आपको बताया किसी भी जो है कमोडिटी का, किसी भी गुड्स एंड सर्विस की अंदर वो कैपेसिटी होना कि वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके, वो जो है यूटिलिटी होती है। तो पहली चीज़ जो है हमने शर्त देखी कि इसका जो है इट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम मनी, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम खरीद बेच सकते हैं तो वो वेल्थ होगी। फिर उस चीज़ में यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी उसमें उतनी पावर होनी चाहिए कि वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके। फिर तीसरी चीज़ जो है उसमें इंपॉर्टेंट है वो है स्कार्सिटी। नाउ व्हाट इज स्कार्सिटी? A commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in the term wealth. Example, all economic good for which price is paid. एक्चुअली देखा जाए तो स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना, यानी किसी का लिमिटेड होना। कोई भी चीज़ जो है उसका अगर कोई लिमिटेड सोर्स होगा तब जो है वो उसकी यानी स्कार्सिटी होगी। एक जो है यानी जो डिमांड है, डिमांड ज़्यादा होगी, लोग उसको चाहते हैं, मतलब उनकी ख्वाहिश ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जो सप्लाई है वो कम है या फिर लिमिटेड है, तो उसको जो है स्कार्सिटी कहते हैं। तो वेल्थ में आने के लिए किसी भी चीज़ का जो है लिमिटेड होना ज़रूरी है, और जो भी इकोनॉमिक गुड है ऑलमोस्ट सारे ही इकोनॉमिक गुड्स जो है वो लिमिटेड है, यानी बहुत है, लाइक तादाद में बहुत है, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। उनके जो रिसोर्सेस है, उनकी जो ज़राए है वो महदूद है, लिमिटेड है। ना थर्ड इज़ ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफ़र करना यानी एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाना। सो अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज द प्लेस टू प्लेस, यानी जो भी चीज़ है, जो भी गुड्स है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक जगह से दूसरे जगह तक जो है ले जाना चाहिए। यानी कि जो चीज़ें हैं, जैसे कि ज़मीन है, तो ज़मीन को हम वेल्थ में नहीं गिन सकते, क्योंकि हम कोई ज़मीन को, मेरी कोई ज़मीन पंजाब में है तो मैं उसको उठा के महाराष्ट्र में नहीं ला सकती हूँ, तो वो जो है वेल्थ हो, मतलब वो वेल्थ में नहीं आएगा क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इफ़ द गुड इज़ मटेरियल और टैंगेबल देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑफ कोर्स कोई चीज़ अगर मटेरियल है, उसका एग्जिस्टेंस है, तभी जो है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो जो जैसा मैंने कहा, ज़मीन जो है, ज़मीन को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं, यानी मेरे नाम पर ज़मीन है, मैंने सामने वाले के नाम पर कर दिया, वो उसकी ज़मीन हो गई। पर्सन टू पर्सन जो है वो ज़मीन जा सकती है, बट प्लेस टू प्लेस नहीं जा सकती। तो इसमें जो है टाइप होती है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, तो जो है उसे हम वेल्थ कहेंगे। जैसे व्हीकल है, ज्वेलरीज है, या दूसरी कोई चीज़। Now externality, a good can be transferred only if it's external to human body, for example bag और chair। जैसा मैंने कहा उसका material existence जो है होना ज़रूरी है। Of course if it's external to human body के बाहर का होगा या कोई जो है material चीज़ होगी, तब जो है
वो वेल्थ कहला सकती है। तो ये जो है 5 कंडीशंस है। पहला, उसकी मार्केट वैल्यू होना चाहिए, यानी वो खरीद बेच सकते हो। फिर यूटिलिटी हो, स्कार्सिटी हो, ट्रांसफरेबिलिटी हो एंड एक्सटर्नलिटी हो, तो वो जो है वेल्थ कहलाएगा। ये जो मैं चीज़ कह रही थी कि ट्रांसफरेबिलिटी की जो है टाइप होती है, जैसे फिजिकल ट्रांसफर, तो दिस इज एन एक्चुअल ट्रांसफर फ्रॉम गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और वन प्लेस टू अनदर, यानी एक्चुअली में वो चीज़ उस जगह से जो है हटकर जो है दूसरी जगह पहुंचे। जैसे मैंने एक गाड़ी जो है एकदम खास मॉडल की गाड़ी मैंने जो है कश्मीर से मंगाई है, तो वो कश्मीर से महाराष्ट्र आएगी, यानी कि वो एग्जैक्टली उसका फिजिकल ट्रांसफ़र हुआ, वो कश्मीर में थी, वहाँ से वो गाड़ी को ड्राइव करके या जिस भी तरीके से जो है महाराष्ट्र लाया गया, तो ये जो है फिजिकल ट्रांसफ़र होता है। नाउ नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि इसको जो है फिजिकली नहीं, सिर्फ हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी मेरे पास कोई ज़मीन है, मैंने सामने वाले के नाम कर दिया, अब वो ज़मीन उसकी है, तो ये नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी होगी, यानी सिर्फ जो है ओनरशिप इसमें ट्रांसफ़र होती है, कोई फिजिकल चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये मोस्टली जो है जो ज़मीनें होती हैं या जो जायदाद होती है उन चीज़ों के बारे में ही होता है। Now, sixth concept is personal income. Earning received by a person from all sources is called his personal income. यानी कि पर्सनल इनकम यानी कि एक इंडिविजुअल इंसान की जितनी भी टोटल अर्निंग आती हो, फिर वो उसकी जो है वेजेस हो या उसकी सैलरी, वेजेस यानी जो दिन का दिन मतलब हर दिन का मिलता है, और सैलरी जो मंथली मिलती है। तो वेजेस जो है अक्सर मजदूरों को जो मिलता है वो, और जो सैलरी वगैरह जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मिलता है। तो उसके सारे वेजेस, सैलरीज, उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, उसके इंटरप्राइजेस, जो भी जितनी भी तरह के सोर्सेस है, उसके हर जगह से पैसा जमा होकर जब वो इनकम बनती है, उसे जो है पर्सनल इनकम कहा जाता है। यानी इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, यानी जितनी भी जगह से पैसा आता है वो सब मिलाकर जो इनकम होती है वो होती है पर्सनल इनकम। ना सेवेंथ जो है वो इससे कनेक्टेड है, वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जब उसकी पर्सनल इनकम जमा होती है, फिर उसमें से जो भी वो जो है टैक्स भरता है या जो भी पेमेंट्स कर देता है, उसके बाद जो हिस्सा उसका बचता है वो जो है दिस इज कॉल्ड द PDI, यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब टैक्स भरते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है या दूसरे जितने भी टैक्स है, वो सब कटने के बाद जो पैसा आता है उसको PDI कहा जाता है। Now next and the last thing is economic activity. Economic activities can be classified into 4. देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी यानी कि कोई भी काम। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी इकोनॉमिकली कैसे काम होता है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे बेसिक चीज़ होती है प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को बनाना, यानी उसको जो है इस्तेमाल में लाने के लिए। जैसे कोई कच्चा माल है, जैसे कोई जो है लकड़ी है, लकड़ी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उस पर काम किया जाता है और फिर उसको जो है एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये जो प्रोडक्शन है ये सबसे बेसिक चीज़ होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी अलग अलग जगह भेजा जाता है। फिर एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज यानी पैसे के बदले जो है वो चीज़ दी जाती है, यानी उसे बेचा जाता है। और फिर लास्ट में होता है कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी खाना या उसको इस्तेमाल करना। तो ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के 4 हिस्से हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब यहाँ गौर कीजिए कि जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल थी उसी को लेकर चलेंगे कि लकड़ी जो है एक एक जो है कटी हुई लकड़ी है, बस एकदम आड़े शेप में जो है लकड़ी रखी हुई है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसका हमारी लाइफ में उसके ह्यूमन वांट्स के कोई यूटिलिटी नहीं है उसके अंदर। तो उस चीज़ को ले जाना, उस पर काम करना और उससे एक प्रोडक्ट बनाना जिसमें जो है यूटिलिटी हो या ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर हो, तो उसे जो है प्रोडक्शन कहा जाएगा। यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किसी चीज़ में जो है यूटिलिटी पैदा करना, किसी चीज़ को इतना काबिल बनाना कि वो किसी वांट को सेटिस्फाई कर सके, वो जो है प्रोडक्शन कहलाता है। अब प्रोडक्शन के 4 हिस्से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर काफ़ी फेमस वर्ड आजकल आप लोगों ने सुना हो, काफ़ी ट्रेंडी वर्ड है ये। तो एंटरप्रेन्योर यानी कोई भी जो आइडिया होता है या कोई भी इंसान जो टीम का हेड होता है, जिसका आइडिया है और जिसका सारा बिजनेस है वो। और जो है लैंड देखते हैं सबसे पहले। लैंड जनरली आप ज़मीन भी जो है लैंड ले सकते हैं, और भी लैंड में एग्जांपल्स आती है जो मैं आगे बताऊंगी। लेबर यानी जो मजदूर है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है। फिर कैपिटल यानी पैसा, फैक्ट्रीज, मशीन
टेक्नोलॉजी या दूसरी जो भी चीज़ें इस तरीके से इन्वेस्ट की जाती है वो जो है कैपिटल में आता है। और एंटरप्रेन्योर यानी जिसका दिमाग है, जिसका आइडिया है, जिसका भी स्टार्टअप है वो। सो पहला देखते हैं लैंड। लैंड इन इकोनॉमिक इज अ वाइड टर्म। इंग्लिश में सिर्फ देखें तो लैंड मतलब ज़मीन है। इकोनॉमिक में लैंड में बहुत सी चीज़ें आती है। इट इज़ अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फैक्टर यानी एनी नेचुरल रिसोर्सेज जो ज़मीन पर, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे मौजूद है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको इकोनॉमिक में इस्तेमाल जब किया जाता है तो वो जो है लैंड के तौर पर कहा जाता है। यानी ज़मीन पर यानी जो ज़मीन है वो, ज़मीन के ऊपर हवा को जब इस्तेमाल किया जाए वो, और ज़मीन के नीचे यानी जब मिनरल्स को इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तो वो भी जो है लैंड में ही शामिल होता है। जैसे आपको याद दिया है, मिनरल्स फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, सॉइल एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड एयर, सनशाइन एंड विंड अबव द सरफेस। यानी ज़मीन के ऊपर जो है एयर एंड सनशाइन, ज़मीन पर मिट्टी और पानी, और ज़मीन के नीचे सारे मिनरल्स। ये सारी चीज़ें जो है लैंड में ही आती हैं। और लैंड से जो है हमको, यानी जब हम फेज़ 2 में जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, जहाँ पर जो है इन चीज़ों के बदले हमको पैसा या जो भी चीज़ें मिलती है, तो उसमें उस वक्त जो है लैंड पर हमको रेंट मिलता है। ये चीज़ आप याद रखें, लैंड पर रेंट लिया जाता है। फिर बात करें लेबर की, तो लेबर जो है ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन रिसोर्स है। किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल काम जो है जब प्रोडक्शन के लिए किया जाता है तब जो है उसमें जो है वो लेबर के नाम से आता है। और लेबर को जो है वेजेस मिलता है या फिर सैलरी मिलती है। वेजेस, नॉर्मली वेजेस होता है, सैलरी इसमें जो है नहीं लिखा जाता है। वेजेस मिलता है यानी उसके जो भी उसने काम किया फिजिकली या मेंटली, उसके बदले उसको जो है उतना पे किया जाता है। इसमें कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर और जो मजदूर होते हैं वो सब जो है आ जाते हैं इसमें। लाइक फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप सारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करते हैं वो सब लेबर में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल एज आई सेड सिर्फ मनी नहीं होती है, इट इज़ अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच अर्न्स द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो है मशीनरी आती है, टेक्नोलॉजी आती है, फैक्ट्री बिल्डिंग आती है और इवन इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। तो इसमें जो है इसका जो रिवॉर्ड मिलता है सेकेंड फेज में वो इंटरेस्ट के तौर पर मिलता है। और लास्ट चीज़ जो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज़ द ऑर्गेनाइजर हु इज़ अ रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। यानी जो एकदम हेड होता है वो जो है एक खास तरह का लेबर ही होता है जिसको जो है आखिर में प्रॉफिट मिलता है। जो बॉस होता है, जिसका दिमाग लगता है, जिसके आइडियाज़ लगते हैं, जिसका जो है सब कुछ, यानी जो भी वो प्रोडक्शन का काम है वो उसका है, उसका जो है ओन किया हुआ है, तो वो जो है एंटरप्रेन्योर होता है और उसको जो है आखिर में प्रॉफिट मिलता है। होपफुली ये चीज़ आपके लिए क्लियर होगी। नाउ लास्ट 3 फेजेस आते हैं। जैसे प्रोडक्शन तो हमने देख लिया, प्रोडक्शन में भी 4 फैक्टर्स थे वो भी हमने देख लिया। अब जो है आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। इट इज़ अ डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लेम द रिवॉर्ड ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो फैक्ट्री से फिर उसको अलग अलग दुकानों में, अलग अलग जगहों पर जो है भेजा जाता है बेचने के लिए। इस प्रोसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रोसेस में, जो लोगों ने फैक्ट्री में काम किया है, चाहे फिर जो है लैंड है तो उसको रेंट मिलेगा, और जो लेबर है उनको वेजेस मिलेगा, जो कैपिटल है उसके बदले इंटरेस्ट आता है, एंड जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो फेज़ 2 में जो है सबको, मतलब प्रोडक्शन में काम करने वाले लोगों को उनका रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी उनको पे बैक किया जाता है। फिर थर्ड जो है, जो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थर्ड जो हमारा वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी इट इज़ अ गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमिक। इट रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड एक्सचेंज इज नेसेसरी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक में एक्सचेंज का मतलब इस दौर में, अब के दौर में, पैसे वाले दौर में, मनी वाले पीरियड में जो है इसका सिंपल मतलब होता है कि उसको ख़रीदा या बेचा जाए, यानी उस चीज़ के बदले हमको पैसा मिले। तो एक्सचेंज यानी जब दुकानों तक पहुंच जाता है प्रोडक्ट तो उसको बेचा जाता है, जब ग्राहक खरीदते हैं उसके बदले पैसे देते हैं, तो ये एक्सचेंज हो गया। नाउ लास्टली इट्स कंजम्पशन। इट इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी जो प्रोडक्ट है उसका जब इस्तेमाल किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, उसको जो है अगर वो खाने की चीज़ है तो उसे खाया जाता है, उसको इस्तेमाल करने वाली चीज़ उसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसका कंजम्पशन होता है।
इस्तेमाल होता है। तो ये जो है इसका 4th फेज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का 4th फेज़ है। यहाँ पर जो है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक जो है कंसेप्ट वो खत्म होते हैं। सो होपफुली आपको ये इतना समझा होगा। नेक्स्ट विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स के साथ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।